हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, ये हमारे एंड ऑफ द चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसका लास्ट एक्सरसाइज है। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट ये आखिरी पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, तभी चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने पहले भी बताया जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ना ही कभी आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं ताकि आप क्लास टीचर क्लासरूम में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वर्क डन किया गया है किसी बॉडी के द्वारा किसी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक वर्क किया जा रहा है, एक कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर कोई फोर्स एफ लगाया जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डी दूरी तक ट्रेवल करता है। ऐसा होता नहीं है, फोर्स अगर इधर एफ लगाया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट उसी तरफ खिसकेगा जिधर फोर्स लगाया जाएगा। तो यही बात कही गई है। अब इसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, जहां पर वर्क को हमें डब्ल्यू से दिखाना है और डिस्टेंस को हमें डी से दिखाना है। और ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स है उसे कांस्टेंट ले, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है 3 यूनिट्स, ठीक है। एफ को पहले ही से यहाँ पर दे दिया गया है 3 यूनिट्स। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स। जब कह रहे हैं ये वर्क डन क्या होगा जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 यूनिट्स की डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो वर्क डन क्या होता है। वेरीफाई इट्स वेरीफाई इट बाय द प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर प्लॉट करके बताइए कि ये चीज सही है या गलत है। चलिए इसे करके देखते हैं ये क्या हो, कैसे होगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, क्या देखने को मिलेगा कि हमारा हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जब ये एक फॉर्मूला है हमारा तो हम इसी में वैल्यूज रखेंगे। क्या क्या कह रहे थे, पहले यहाँ पर हमें वर्क दिया गया था जिसे हमें डब्ल्यू से डिनोट करना था, और हमें डिस्टेंस दिया गया था जिसे डी से डिनोट करना था। लेकिन हमारा जो फोर्स है उसे पहले ही इन्होंने कांस्टेंट बता दिया था और जिसे 3 का रखने को कहा गया था। फोर्स यहाँ पर देखिए, ये जो फोर्स था इसे इन्होंने कहा दिया था यहाँ पर 3 यूनिट्स रखिए। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते। तो हम वही सब करने जा रहे हैं। पहले वर्क कहा गया है तो हमने कहा डब्ल्यू, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आप फोर्स रखिए, तो फोर्स के लिए हम लोगों को 3 यूनिट्स यहाँ पर दिया गया है वो रखना पड़ेगा। 3 यूनिट हमने रख दिया। डिस्टेंस के लिए इन्होंने कहा डी रख दीजिए, तो हमने डी रख दिया। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा लीनियर फॉर्म जो बन गया, जो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बनाने को कह रहे थे रिप्रेजेंट करिए, वो हमने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। ये हमारी वो इक्वेशन है जो वो कह रहे थे बनाने को। अब हमें क्या करना था, अब हमें एक टेबल बनाना था जिसमें हम एक ग्राफ बना सकें। तो टेबल बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना ली है। इसमें टेबल में क्या क्या रहेगा, तो हमारा टेबल में दो चीजें रहेगा। हमारा डिस्टेंस रहेगा डी, यहाँ पर दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, एक डी दिख रहा है और एक डब्ल्यू दिख रहा है। तो एक डी रहेगा और एक नीचे डब्ल्यू रहेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बदलती जाएगी वैसे वैसे हमारा वर्क भी बदलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो वर्क बढ़ेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट को दूर तक आपको ढकेलना है तो उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, वही चीज है। तो अलग अलग डिस्टेंस पर वर्क हम निकाल लेंगे। पहले हम 0 डिस्टेंस पर वर्क निकालेंगे, फिर 1 पर निकालेंगे, फिर 2 यूनिट पर। 2 यूनिट की जब डिस्टेंस होगी तब हम वर्क निकालेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 यूनिट्स तब आपको वर्क बताना है, वर्क कितना हुआ। तो हमने इसलिए 3 लिखे, वरना दो ही से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, हम बता सकते थे वर्क किस डायरेक्शन में होगा, ग्राफ हम बना सकते थे। लेकिन हमने यहाँ 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 यूनिट्स पर हमें वर्क डन बताना है। एक ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक मैंने ग्राफ भी, एक इमेज लगा दी गई है। तो अब आपको बेहतर समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ पर पेस्ट हो रहा है। कोई भी अगर हम पॉइंट डिक्लेयर करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इस टेबल की।
टेबल में किस तरह से लाइन को ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले डी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, डी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले जो डी की वैल्यू रखी गई है वो जीरो रखी गई, तो जीरो डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तब पता चलेगा डब्ल्यू क्या आएगा। इसी तरह वन रखेंगे और टू रखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू निकलती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, डी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम रखेंगे डी इक्वल टू जीरो किस इक्वेशन में, तो हम ये रख रहे हैं अपनी इस इक्वेशन में, डब्ल्यू इक्वल टू थ्री इंटू में डी की जगह जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो आ जाएगा। ये हमारा आ गया पहला। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रखेंगे डी की में वन, तो डब्ल्यू बराबर थ्री इंटू वन, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। ये आ गया हमारा दूसरा। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद हम रखेंगे डी की वैल्यू टू, तो क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर थ्री इंटू टू, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी थ्री टू जा सिक्स, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू आ गई सिक्स, डब्ल्यू की वैल्यू सिक्स आ जाएगी। तो डब्ल्यू जीरो आ रहा है, हमारा थ्री आ रहा है और उसके बाद सिक्स आ रहा है, तीनों हमने रख दिए गए। इसके बाद आगे चलते हैं हम अपने इसको फिगर में प्लॉट करने की तरफ कि किस तरह से प्लॉट किया जाएगा फिगर में। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, तो हमारा है जीरो कमा जीरो, जीरो कमा जीरो तो ओरिजिन पर ही मिल जाएगा, तो इसे ओरिजिन पर ही में प्लॉट कर देते हैं, ओरिजिन पर प्लॉट ही है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इसको लिख देते हैं जीरो कमा जीरो। पहला पॉइंट हमारा जो मिला वो कौन सा मिला, जीरो कमा जीरो। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, वन कॉमा थ्री। तो वन कॉमा थ्री कहाँ पर मिलेगा, वन एक्स पर वन और वाई पर थ्री देखना है, एक्स पर वन और वाई पर थ्री। ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा एक्स पर वन और वाई पर थ्री, ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है वन कॉमा थ्री। इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा टू कॉमा सिक्स, हमारा पॉइंट आएगा टू कॉमा सिक्स, तो टू एक्स पर टू वाई पर सिक्स, टू कॉमा सिक्स, ये पॉइंट होगा हमारा टू कॉमा सिक्स यहाँ पर। तो चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, टू कॉमा सिक्स, तो ये हमारा पॉइंट आ गया टू कॉमा सिक्स। ठीक है, तीनों हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होता था, एक लाइन खींचना होगा, तो एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था हमारा आंसर। देखिए वेरीफाई करने में सीधा कह रहे थे कि जब डिस्टेंस आप टू का ट्रेवल करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, तो हमने कहा डिस्टेंस जब हम टू ट्रेवल करेंगे तो वर्क डन हमारा सिक्स होगा। इस चीज को ग्राफ पर वेरीफाई करनी, तो यहाँ पर फिर देख भी सकते हैं कि टू पर जब हम डिस्टेंस, अगर इसे डिस्टेंस कह दिया जाए, इसे डी कह दिया जाए, इसे डब्ल्यू कह दिया जाए, तो जब डिस्टेंस टू ट्रेवल होती है तो वर्क डन सिक्स होता है, और ये यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं। तो इस वजह से अगर लाइन से भी देखा जाए या ग्राफ से भी देखा जाए तो ये बात वेरीफाई होती है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अब देखिए, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, चीजें काफी आसान है, अगर सिंपली सॉल्व करेंगे तो इजिली ये सॉल्व भी हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह स्टार मार्क है, मतलब ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है ताकि आपकी स्किल्स बेहतर हो चुके हैं। यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ में कह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पीएक्स है, पीएक्स को क्या कहा गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ये पास कर रहा है दो पॉइंट से, एक वन कॉमा फाइव है और एक पॉइंट है हमारा थ्री कॉमा इलेवन। कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल पीएक्स, पीएक्स को फाइंड करना, सबसे पहला काम करना है पीएक्स को फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर वन जो हमारा क्वेश्चन का कह रहा है उसे सबसे पहले करना शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें की जाएंगी। तो सोल्यूशन में होगा क्या, सबसे पहले पॉइंट वन के लिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर पहले px को लिखना होगा। हमारा यहाँ जो px था ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, और लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है सब जानते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में। यही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है। अब px को आप y भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे ax प्लस b, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर बात क्या कह रहे थे, पहले बात की थी पॉइंट किससे जा रहा है, वन कॉमा फाइव से। तो जब कहेंगे इक्वेशन वन
फ्रॉम इक्वेशन वन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,5। जब 1,5 से पास हो रहा है तब क्या होगा? तो जब 1,5 से पास होगा तो x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 5 रख देंगे। तो y की जगह मैंने 5 रख दिया और जहाँ x लिख रहा था उसकी जगह हमने 1 रख दिया प्लस b। 5 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। ठीक है, a में 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा प्लस b। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको कोई इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर यही बात लिखेंगे कि ये पास करेगा। किस पॉइंट से अब पास करेगा? सेकंड टाइम में ये 3,11 से पास करेगा। तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये पास करेगा 3,11 से, तो हमने 3,11 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसे भी इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर रखेंगे। तो x की जगह वहां पर 3 रखेंगे और y की जगह 11 रखेंगे। y की जगह मैंने 11 रख दिया है, x की जगह 3 रख दिया। तो यहाँ पर ax था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, सॉरी 3a। x की जगह रखा ना तो a बच जाएगा। 3a प्लस b, ये हमारा बन गया पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बन गया, ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए a और b की वैल्यूज को भी फाइंड कर लेते हैं। साइड में ही इसे सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे? ए और बी की इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन हम करने क्या जा रहे हैं? इक्वेशन 3 में से हम कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को। 3 क्या है? हमारी 3 इक्वेशन है 11 इक्वल टू 3a प्लस b। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 इज इक्वल टू a प्लस b। सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाते हैं। तो हर जगह प्लस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस का ही साइन था। तो प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो गया। प्लस का साइन कई बार अंडरस्टूड रहता है, वो सामने नहीं लगाया जाता। 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 11 में से जब 5 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा इक्वल टू साइन 3a में से a जाएगा तो हमारा 2a बच जाएगा। 2a यहाँ पर, और b में से b जाएगा तो b प्लस का b माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। हमारा बचेगा 6 इक्वल टू 2a। 2a बचेगा तो 2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से। a की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इतना है हमारा सॉल्व हो गया। a की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू के लिए हम इसे ले जाकर किसी न किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो a की वैल्यू हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में ले जाकर रख देते हैं, आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन 2 है 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने कहा यहाँ मैं ए की वैल्यू रखना चाहता हूँ क्या? 3। यहाँ पर अभी हमने निकाली तो ए की वैल्यू 3 ले जाके इसमें रखेंगे। ए की जगह 3 हो जाएगा, बी ऐसे कैसा लिखा रहेगा? 5, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू बी। 5 में से 3 गया 2, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा दूसरा हो गया। दो चीजें हमें चाहिए थे, निकल गई ए और बी की वैल्यूज। ए और बी की वैल्यूज निकलने के बाद हमें क्या करना है? हमें ये जो हमारी इक्वेशन दिख रही थी, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसमें ले जाकर ए और बी की वैल्यूज रख देंगे। ए की जगह ए की वैल्यूज, बी की जगह बी की वैल्यूज रख देंगे, तो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा, जिससे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ए और बी की वैल्यूज उसमें पता होने चाहिए, तभी हम लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इससे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं अब। पुट, यहाँ के बाद ये अगला है पार्ट। पुट द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में ले जाकर रख देते हैं। तो इक्वेशन वन क्या है हमारी? इक्वेशन वन हमारी है y बराबर ए एक्स प्लस बी। वाई बराबर है हमारी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें रख देते हैं y बराबर वही रहेगा। a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह हमने अभी वैल्यू निकाली है 3, एक्स प्लस बी की जगह अभी वैल्यू निकाली है हमने 2, तो 2 रख दिए। ये हमारी बन गई लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन, जो क्वेश्चन नंबर वन में हमसे डिमांड कर रही थी। ये फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था ये पूरा हुआ। अब हमने क्या करना है? हमें सेकंड पार्ट की ओर बढ़ना। सेकंड पार्ट में क्या रहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स। ये जो पी एक्स का ग्राफ है ये कट करेगा एक्सेस को। वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं बिना ड्रॉ किए, अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कुछ, बिना फिगर को ड्रॉ करे आपको बता देना है कि कहाँ पर जब लाइन अब से ड्रॉ करे जाएगी तो एक्सेस को काटेगी, एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को किन पॉइंट्स पर काटेगी, वो उन पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करके बताना है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, पार्ट को इसके सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इजी है, आसानी से हो जाएगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भी लाइन किसी भी एक्सेस को काटती है, जब लाइन किसी भी एक्सेस को काटती है, अगर एक्स एक्सेस है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस पर है, ये जो एक्स एक्सेस होती है, एक्स और एक्स डैश होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो हमें पता है कि वाई बराबर जीरो होता है वहां पर। जब भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वाई उसका जीरो होगा। एक्स भले हो सकता है टू हो, लेकिन वाई वहां का जीरो होगा। ऑलवेज हमने ये पहले ही बता दिया था, एक्स एक्सिस का हमारी इक्वेशन या समीकरण होता है वाई बराबर जीरो, और कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स जीरो होगा। वाई पर है तो एक्स जीरो, एक्स पर है तो वाई जीरो। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन पॉलिनोमियल, व्हेन पी एक्स कट एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे ने कर एक्स एक्सिस को काटेगा तो क्या होगा? एक्स बराबर हमारा जीरो हो जाएगा, वाई बराबर सॉरी जीरो। एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई बराबर जीरो, उल्टा होता। एक्स काटेगा तो वाई बराबर जीरो, वाई पर कटेगा तो एक्स जीरो। तब क्या करेंगे? वाई बराबर जीरो है तो वाई बराबर जीरो को हम ले जाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल की इक्वेशन अभी हमने निकाली। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन ने क्या निकाली? वाई बराबर 3x प्लस टू निकाली है। यहाँ पर हम ले जाकर ये वैल्यू पुट कर देंगे y बराबर जीरो को, तो हमें यहाँ से एक वैल्यू पता चल जाएगी। y की जगह जीरो पुट करेंगे और 3x प्लस टू, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के टू को दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्री था मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जो थ्री था वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, माइनस का टू अपॉन थ्री। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली है और वाई की वैल्यू हमें पता थी वो है जीरो। तो एक कोऑर्डिनेट हमें निकल गया है जब ये एक्स एक्सिस पर काटेगा। ये हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं जब एक्स एक्सिस पर। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा 2/3 और वाई हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं इसका। यहाँ पर जब क्या करेगी, जब यही लाइन, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट निकल गया है। ठीक है, अब वही लाइन देखिए कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को काटेगी। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस को काटा था, यहाँ पर एक्स एक्सिस को काटे था, इसी तरह वाई एक्सिस को काटेंगे। व्हेन पी एक्स, ये जो हमारी लाइन है पॉलिनोमियल है, कट वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वाई एक्सिस को काटने पर एक्स इक्वल टू जीरो होगा। एक्स इक्वल टू जीरो होने की वजह से क्या होगा? वाई बराबर 3x प्लस टू है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स की जगह जीरो रख देंगे, एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे, एक्स की जगह जीरो रख दिया, ये टू आ गया। वाई बराबर थ्री का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा प्लस टू आएगा, वाई बराबर हमारा टू आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसी तरह लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, फिर से आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमारे कोऑर्डिनेट क्या है? तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स बराबर जीरो है, एक्स को जीरो लिख दिया। वाई बराबर क्या है? तो वाई बराबर टू है। ठीक है,
ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ गए। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहे थे, हमने निकाल दिए। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे आ गए। अब देखिए इसके पार्ट नंबर 3 में क्या करें। इसी क्वेश्चन का जब पार्ट नंबर 3 में हम जाते हैं, देखिए पार्ट नंबर 3 में कह रहे थे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स, यही जो पी एक्स है हमारा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और वेरीफाई करना है अपने आंसर को। जो हमने आंसर ये निकाला है, ये दोनों पॉइंट्स निकाले हैं, ये सही है या नहीं है, सही जगह काट रहा है या नहीं काट रहा है, इसे वेरीफाई करना। तो चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। अब 3 को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ग्राफ चाहिए। ये पार्ट नंबर हमारा 3 के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 3 नंबर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन चाहिए। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन यहाँ पर हमने ये निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, y बराबर 3x+2, ये इक्वेशन है हमारी। y बराबर 3x+2, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाली थी। इसे हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, हमें पहले भी पता है, हम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले वैल्यूज अलग अलग रख लेते हैं और उससे ड्रॉ कर देते हैं। पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे और हमें वैल्यू निकल जाएगी, बस वही करेंगे यहाँ पर भी। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ x लिखते हैं, एक तरफ y लिखते हैं कॉलम में। x की पहले 0 वैल्यू रखेंगे, फिर x की 1 वैल्यू रखेंगे और ड्रॉ हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, x बराबर आप 0 रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, y बराबर 3x, x की जगह 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0, ये 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। अब निकालना जानते होंगे, सब स्टूडेंट सीख गए होंगे कि x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। y बराबर 2 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, जब x बराबर हम रख देंगे 1, x बराबर 1 इसी इक्वेशन में जब रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3x की जगह 1 हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा +2, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 5 आ गया। यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यूज आ गई, एक आ गया 0,2, एक आ गया 1,5। देखिए किस तरह ड्रॉ करते हैं। जीरो कॉमा, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 0,2। 0,2 ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक्स पर 0 चाहिए और वाई पर 2 चाहिए। एक्स पर 0 और वाई पर 2 कहाँ मिलेगा, एक्स पर 0 और वाई पर 2, ये मिलेगा हमें पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये है हमारा एक्स पर 0 और वाई पर 2, पहला पॉइंट हमें मिल गया 0,2। एक पॉइंट हमें और चाहिए 1,5। 1,5 कहाँ मिलता है, तो 1 पर, एक्स पर 1, वाई पर 5, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट हो गया 1,5, ये हमारा पॉइंट हो गया 1,5। अब हमें क्या करना है, इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करने के बाद, ड्रॉ तो करना ही करना था, इसके बाद हमें वेरीफाई भी करना था हमारे आंसर सही आ रहे थे नहीं आ रहे थे। कौन सा आंसर, तो हमें कोऑर्डिनेट्स को मैच करना था। ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे कि एक्स एक्सिस पर काट रहा है और वाई एक्सिस पर काट रहा है, सही काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हमारा आ रहा था -2,3 और -0। -2,3 मतलब 1 से थोड़ा सा पहले होना चाहिए। ठीक है, -1 से थोड़ा सा पहले होना चाहिए एक्स एक्सिस पर, और वाई 0 होता है। वाई 0 किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। -2,3 कहाँ मिलेगा, -2/3, जीरो कहाँ पर मिलेगा, -2/3, 0। तो वाई पर चले ही नहीं, वाई पर तो 0 है। एक्स पर देखना है -2,3, -2,3 यहाँ पर कहीं मिलेगा। देखिए -1 से थोड़ा सा पहले और -1 से थोड़ा सा पहले आ रहा है, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा यही है हमारा -2,3,0, -2/3,0, यही हमारा पॉइंट है -2,3,0, ये जो यहाँ 1 से थोड़ा सा पहले। तो एक चीज हमारी वेरीफाई हो गई, ये बात सही है कि एक्स पर सही जगह काट रहा है। और दूसरा हमने कहा था कि वाई पर काटेगा 0,2 पर, वाई पर काटना चाहिए 0,2 पर। तो वाई पर तो सामने दिख रहा है 0,2 पर काट रहा है, ये देखिए पॉइंट आ रहा है वाई पर 0,2, वाई पर 0,2 पर ही तो कट रहा है ये लाइन। तो वाई पर आ रहा है 0,2, मतलब हमें हमारे दोनों आंसर वेरीफाई हो गए, पहला भी और दूसरा भी। यहाँ पर लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लेट पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू दी गई है, टू पॉलिनोमियल्स में दिए गए हैं। ठीक है, सच दैट पी जीरो की वैल्यू 5 दी हुई है। सेकंड पॉइंट में दिया गया पॉलिनोमियल, इसमें पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो था वो कट कर रहे थे एक्स एक्सिस को 3,0 पर, ये भी बताया गया है। ठीक है, इतनी सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। इसके बाद कह रहे थे कि जो थर्ड पॉइंट में पी एक्स
प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये होगा फॉर दिस ऑल रियल एक्स, फाइंड द पी एक्स एंड क्यू एक्स। कुल मिला के हमें पी एक्स और क्यू एक्स को फाइंड करना है, हमें पी एक्स को फाइंड करना है, हमें क्यू एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। पी एक्स को फाइंड करना है और क्यू एक्स को हमें फाइंड करना है। उसके लिए ये इतने सारे तीनों पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। अब इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगी इसमें सॉल्व करने में, और ये क्वेश्चन भी लेंदी होता चला जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर वन को पकड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर वन को, ये तीनों पॉइंट ये अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है, ये एक ही में कंबाइन क्वेश्चन है, अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। बस अलग अलग पॉइंट्स दे दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये एक ही है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज फाइंड करनी है, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। पी एक्स की यहाँ पर वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, ए, यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ, यहाँ पर क्यू एक्स दिया हुआ क्वेश्चन में ही। पी एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स प्लस बी, सिंपल सी चीज। पहले पॉइंट में कह रहे थे पी जीरो निकाल दो हमें, पी जीरो का मतलब एक्स की जगह जीरो रख के निकाल दो, तो एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, आसान सा है। बी मतलब पी जीरो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ठीक है। पी जीरो हमारा बी आ गया। और पी जीरो की वैल्यू दी क्या थी, यहाँ पर देखिए पी जीरो की वैल्यू दी हुई है फाइव, पहले से ही हमें फाइव देगी दे दी गई है। तो पी जीरो की जगह हम फाइव रख सकते हैं, पी जीरो की जगह फाइव रख सकते हैं, और बी वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारे पहला सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। बी की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होगी। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे जो ये पी एक्स और क्यू एक्स थे लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें हमें चार वेरिएबल एक तरह से दिख रहे हैं। कौन कौन से फोर वेरिएबल में लिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। तो मतलब हमें ए बी सी और डी, इन चारों को निकालना पड़ेगा, तभी ये दोनों पॉलिनोमियल सॉल्व होकर निकल पाएंगे, वरना निकल नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ बी आया, इसी तरह से बी निकल के आया है। इसके बाद हमें और भी निकालने पड़ेंगे। अब हमें देखना होगा पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर वन से ये आया है, पॉइंट नंबर थ्री देखेंगे तो उससे अगला सॉल्व होगा। पॉइंट नंबर थ्री में देखिए क्या कह रहा था, पॉइंट नंबर थ्री में कह रहा था पी एक्स प्लस क्यू एक्स जो है ये सिक्स एक्स प्लस फोर के इक्वल होगा। ये पॉइंट नंबर टू अभी फिलहाल के लिए छोड़ा हुआ है, बाकी इसको देखिए पॉइंट नंबर थ्री को, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है। ये हमारा दिया गया कितना, ये हमारा दिया हुआ है सिक्स एक्स प्लस फोर, इतना हमारा दे दिया गया। अब पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर हमें बताया गया था यही क्वेश्चन में, और पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यूज दी गई हैं यहाँ क्वेश्चन में ही, पी एक्स की और क्यू एक्स की वैल्यूज हमारी दी गई हैं। क्यू एक्स हमारा ये है, पी एक्स हमारा ये है, ले जाकर रख देते हैं। पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स की क्या रखेंगे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर। अब बी की वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल चुका था, तो बी की वैल्यू ले जाकर वहां पर रख भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि निकाल चुके हैं पहले ही। तो बी की वैल्यू ले जाकर रख देते हैं फाइव, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं, लिख भी देते हैं, क्योंकि बी इक्वल टू फाइव है, तो बी की जगह फाइव रख देंगे। और सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। ए एक्स प्लस फाइव प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर। ए एक्स इधर है और सी एक्स इधर है, इन दोनों को पास में ले आइए, ए एक्स प्लस सी एक्स हो गया, प्लस में फाइव प्लस डी, इसको अलग कर दिया अभी कुछ देर के लिए। एक्स कॉमन ले लेते हैं और ए प्लस सी बचेगा अंदर, अंदर ए प्लस सी बचेगा, हमने बाहर एक्स को बैठा दिया। और फाइव प्लस डी ऐसे कैसे, इक्वल टू में सिक्स एक्स प्लस फोर था, एज इट इज लिखा हुआ, सिक्स एक्स प्लस फोर। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके बाद हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ के साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग,
कंपेयर करने पर देखिए हमें क्या दिखता है। कंपेयर करने पर हमें दिखता है एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज, एक्स और एक्स सेम है, ठीक है। इसलिए हमें ए प्लस सी इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो कंपेयर करने पर ए प्लस सी इक्वल टू 6, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर, अभी तक कोई इक्वेशन बनी, अभी तक हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं, तो हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर लेट से 1 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद, जब दूसरा ये कंपेयर होगा, 5 + d इक्वल टू में 4 आएगा, तो 5 + d इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी हमारी 4 माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 होने की वजह से 4 माइनस 5 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो एक वैल्यू हमारी और निकल गई डी की। अभी तक बी की वैल्यू निकल पता थी, अब डी की वैल्यू निकल गई। यही हमारी काम की चीजें हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है कि हम कर रहे हैं कोई ना कोई तरीके से वैल्यूज ए बी सी और डी की निकालनी। तो अभी तक डी की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम चलते हैं अपने आगे। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम फिर से जाएंगे अपने क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन को जरा सा देखेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया, पी एक्स और टू एक्स की ये जो वैल्यू दी गई है वेरिएबल के फॉर्म में, इसमें हम अगर बी की और डी की वैल्यू पुट कर दें तो एक नई इक्वेशन हमें मिल सकती है जो आगे काम आएंगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज में इसमें जाकर बी और डी की वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यूज भी निकाल चुके हैं और डी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, इसको ले जाकर इसमें पुट करते हैं। तो चलिए अब यही काम करेंगे। हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। फिर हमें दिया गया है क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया है सी एक्स प्लस डी, ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। अब ये दोनों चीजें दी गई हैं तो यहाँ पर ये बात हम याद रखेंगे कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। इसे भी लिखा जा सकता है पी एक्स की, क्यू एक्स की जगह भी हम y लिख सकते हैं। क्यू एक्स की जगह y बराबर सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पी एक्स की जगह भी वाई लिख सकते हैं और क्यू एक्स की जगह भी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस की जगह वाई लिखा जा सकता है। ये पिछले भी क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं। यहाँ पर हम करने क्या आए थे, हम इसे चेंज करने आए। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे। बी की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, बी की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो 5 रख देंगे। तो पी एक्स की हमारे क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है। फिर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्यू एक्स में इसी तरह वैल्यू रखेंगे। क्यू एक्स में डी की जगह हमें अभी निकाली है -1, तो सी एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स -1 हो जाएगा, 3, ये एक और पार्ट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे का सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। पर तब करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा था। तो हमारा देखिए पार्ट नंबर 2 में कह रहा था कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करता है। पी एक्स माइनस क्यू एक्स मतलब पी एक्स में से क्यू एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो आएगी लाइन जो बनेगी वो एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करेगी। चलिए करते हैं इसे। क्या कह रहे थे हमसे कि पी एक्स में से क्यू एक्स आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लाइन आती है उसे कह रहे थे वो कट करेगी 3,0 पर। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए पी एक्स है और ये है हमारा क्यू एक्स, तो वाई से वाई जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही बचेगा, ठीक है। और बाकी की इक्वेशन ऐसी एज इट इज लिख दीजिए। वाई से वाई से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा, बाकी की इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज लिखने का मतलब है पी एक्स हमारा क्या है, तो ए एक्स प्लस डी है, और माइनस का साइन लगाएंगे, क्यू एक्स हमारा है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। y से y जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा, y से y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। जब इस y से ये y सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें px में से qx को सब्ट्रैक्ट करें तो y से y अपना कट जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में हमारा ये बचेगा और माइनस का ये बचेगा। पहला ax प्लस बी माइनस का cx प्लस डी हमने
लिख दिया। आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजिली आप सोच सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर हम इसको और भी चेंज कर सकते थे। क्या चेंज कर सकते थे? जीरो, बी की वैल्यू देखिए हमें पता है, बी की वैल्यू हम चाहते हैं इससे करते हैं। बी की वैल्यू हमें पहले ही पता है। बी की वैल्यू हमें क्या पता है? बी की वैल्यू में 5 पता है। और हमें डी की वैल्यू भी यहाँ पे पता है, तो डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं बिना वजह। ये करने की क्या जरूरत थी? -1। ठीक है, डी और बी की जगह अपनी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करके एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी। 0 = a x + 5, माइनस का साइन जब अंदर आ जाएगा c(x), माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। 0 = a x, ठीक है, c(x) को आगे ले आ जाएंगे तो माइनस का c(x) हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। 0 = x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? a माइनस c बचेगा, अंदर x हो जाएगा। तो 5 + 1 जब करेंगे तो आएगा 6। 5 + 1 जब कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। तो 0 = a - c(x + 6), ये आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से? यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में कह रहे थे ये जो पी एक्स और क्यू एक्स है, ये पॉइंट से जा रहे हैं, किस पॉइंट से जा रहे हैं? 3,0 से जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पासिंग थ्रू 3,0। 3,0 से जब पास कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 और 0, मतलब x की जगह 3 और y की जगह 0 हम रख सकते हैं। y यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, 0 पहले ही से है, तो y को 0 ही रखेंगे, x की जगह 0 रख देंगे। 0 = a - c, x की जगह हम 3 रख देंगे, प्लस 6। 6 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। a - c, 3 × 2 = 6, मतलब हमारा आएगा a - c = -का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये हमारी 3 के बाद 4 एक इक्वेशन बन गई। देखिए इन दोनों इक्वेशंस की कोई जरूरत ही नहीं थी, या तो हम यही इसी को यहाँ से सॉल्व कर देते, पर बना लिया तो बना लिया। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हमें ए और सी में एक इक्वेशन मिल गई है। अब हमें चाहिए ए और सी की वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन लगभग अब सॉल्व हो चुका है। हमने अभी एक ये इक्वेशन निकाल दी, a - c = -2। ये एक इक्वेशन नंबर 4 एक बना ली गई। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, a + c = 6। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 4 है। इसको मिलाकर हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे अब? अगले एक तरह से साइड समझिए, उसमें सॉल्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? तो a + c = में 6 है। इक्वेशन 4 क्या है? तो a - c = में -का 2। ठीक है, इतनी सी बात समझ में, ऐड कर रहे हैं तो साइन में नो चेंज, सी से सी कट जाएगा, a + a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 2a का मतलब है a इस साइड रहेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, मतलब a = 2, ये पहला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 को ले जाकर रखेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें ए बी सी और डी निकालना था। हमने ए निकाला, हमने डी निकाला, हमने बी निकाला, एक खाली बाकी रह गया, वो है हमारा सी। तो सी को निकालने के लिए आखिरी बार हमें जद्दोजहद करनी है बस, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा क्या होगा, हम इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a + c = 6 है, इसमें ले जाकर हम रख देते हैं a = 2, ए की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो ले जाकर ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 आ गया।
प्लस सी आ गया, और इक्वल टू में 6 है, और सी इक्वल टू 6 - 2, सी इक्वल टू 6 - 2 जब होगा तो हमारा 4 ये आ जाएगा। तो हमारी वैल्यूज आ गई है, सी की भी वैल्यूज आ गई हैं, और ए भी हमारा निकल के आ गया है, सी की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। ठीक है, इतना सा हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, पी एक्स और क्यू एक्स को इसमें ले जाकर बस रख देना है, बाकी हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है पूरा। ठीक है, इतना लंबा हमारा क्वेश्चन था, लेकिन क्या था, जो जो था वो करना था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यूज सिर्फ निकालनी रह गई हैं, बाकी तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। क्या करेंगे, अब लास्ट पार्ट है हमारा, पी एक्स और क्यू एक्स में वैल्यू रखेंगे। पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यूज हमें दी गई थी, क्या दी गई थी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये वैल्यूज हमें पहले ही दी गई हैं क्वेश्चन में। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, पी एक्स की यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो पी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू खाली यहाँ के लेकर ले आकर पुट कर देना। ए की वैल्यू 2 दी हुई है और बी ढूंढनी है, बी की वैल्यू 5 हमने निकाली, 2 और 5 ले जाकर पुट करना है। 2 ए की जगह 2, बी की जगह 5, पहला आ गया। ठीक है, इसकी जगह क्यू एक्स को रखेंगे, क्यू एक्स में सी और डी की वैल्यूज रखनी है, तो सी की वैल्यू 4, और डी की वैल्यू -1, -1 रखना है यहाँ से, -4 यहाँ से उठा कर रख देना है बस। तो आएगा सी की जगह 4x, और डी की जगह आएगा -1। ठीक है, आसान सा है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी सा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा लेंदी है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, और यही हमारे क्वेश्चन में भी कह रहे थे, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकालने को कह रहे थे। इसे लैंडस्केप में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिखाई देगा, पोर्ट्रेट में देखेंगे तो खराब दिखेगा। मोबाइल को बेड़ा बेड़ा कर लीजिए, तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखने में भले बड़ा लिख रहा है, कई पार्ट्स हैं, लेकिन ये उतना बड़ा है नहीं। वो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं दिख रहा था, फिर भी बड़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ इतना ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, चुटकियों में सॉल्व होता चला जाएगा। कह रहे थे ये देखिए, आप हेक्सागन बन रहे हैं, हर स्टेज में एक हेक्सागन बनने हैं, ये माचिस की तीलियों से एक तरह से बनाया जाएगा, स्टिक से इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, उनसे ये हेक्सागन बन रहे हैं। प्रीवियस स्टेज से देखेंगे तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर डबल हो गए, फिर यहाँ पर ट्रिपल हो गए, फिर और यहाँ पर और होंगे। ये स्टेज आपकी 4 होगी, फिर इसके बाद 5 स्टेज में और हो जाएंगे, वो अभी बनाएंगे। कहते हैं ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज, नेक्स्ट की 2 स्टेज मतलब 3 स्टेज तक दिया गया है, और आगे की 4 और 5 हमें बनाकर दिखानी है। हाउ मैनी मैस्टिक्स, मैस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, दीज स्टेज, इस स्टेज के लिए कितनी मैस्टिक, कितनी माचिस की तीलियां जरूरत होंगी, ये बताना। पहला पार्ट तो एकदम ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, थर्ड स्टेज तक दिया गया, तो पहली स्टेज में देखिए कितनी मैस्टिक इस्तेमाल हुई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 स्टिक्स इस्तेमाल हुई। फिर यहाँ पर 6 इस्तेमाल हुई थी, 6 देखिए ये इतने बनाने में 6 इस्तेमाल हो गई, बाकी ये एक 1 2 3 4 5, मतलब एक और ऐड करने में सिर्फ 5 स्टिक्स लगी, क्योंकि ये स्टिक्स जो दोनों में कॉमन है, ये बीच वाली जो स्टिक है ये तो कॉमन है, इस वजह से 5 और 6 कितना हुआ, 11, तो यहाँ पर 11 स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ। और थर्ड स्टेज में इसी तरह अगर देखा जाएगा तो थर्ड स्टेज में 5 और ऐड आ जाएंगे, इसमें 5 और ऐड कर देंगे, थर्ड स्टेज के लिए 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, तो थर्ड स्टेज के लिए 16 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फोर्थ स्टेज है, ये हमारी स्टेज है, कौन सी, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के लिए कह रहे थे ड्रॉ करके दिखाइए, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फिर एक बार देखिए नीचे बनता है, एक बार हेक्सागोन नीचे बनता है, फिर ऊपर बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार ये देखिए नीचे की तरफ बना, फिर यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पर बना, यहाँ पर ऊपर की ओर, अब फिर से यहाँ पर नीचे की ओर बनेगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए 5 हमें बनानी, तो 5, एक ये बन गई, एक ये बन जाएगी, एक ऐसे, ठीक है, एक हमारी
ऐसे बन जाएगी, और एक इस तरह। ये हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया, ठीक है। पांच और हो गए, हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो गया। तो 16 में 5 और ऐड कर दीजिए, 16 में 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी, तो 21। फोर्थ स्टेज का सोल्यूशन हो जाएगा 21 मैच स्टिक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज वैसे के वैसे बना लीजिए। ये 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 ऐसे, एक ऊपर और एक इस तरह, ठीक है। कुछ सही नहीं दिख रहा, फिर से इसको बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेज के बाद 5 स्टेज में हमें इसके ऊपर एक और बनाना होगा। तो यहाँ से एक और बना देते हैं। ये ऐसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह, जैसे जैसे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे, ये आपस में मैच हो जाएंगे। ये बन गया एक और, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि 5 हमारे और ऐड हो जाएंगे। ये हमारी स्टेज नंबर कौन सी है, तो ये स्टेज है हमारी फिफ्थ। फिफ्थ स्टेज में हो जाए 5 और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 26 मैच स्टिक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर। इसमें 21 मैच स्टिक्स, इसमें 26 मैच स्टिक्स। तो फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं ये ड्रॉ करके, हाउ मेनी मैच स्टिक्स पूछ रहा था रिक्वायर्ड, तो लिख देंगे स्टेज 4 में हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 21 की पड़ जाएगी। स्टेज 5 में हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो 26 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है आसानी से। इसमें सिर्फ ड्रॉ करने की चिंता है, बस वह गिन के भी बता सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेकंड पार्ट की। हमारा जो ये सेकंड पार्ट कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि टेबल ड्रॉ करके दिखानी। नीचे ये जो टेबल दी गई है, इसे फिल करना, कंप्लीट करना। चलिए कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कह रहे थे स्टेज 1 में क्या आएगा, तो स्टेज 1 में हमें पता है कि 6 आता है, 6 मैच स्टिक्स आती है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। स्टेज 2 में कितनी आएंगे, तो हमें पता है 11। स्टेज 3 में कितनी आएंगे, हमें पता है 16। स्टेज 4 में कितनी आएंगे, तो हमें पता है 21। स्टेज 5 में हमें पता है 26। यहाँ पर डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट ही भर दीजिए, कोई मतलब नहीं। इसके बाद बात कर रहे हैं nth, nth स्टेज में क्या आएगा, nth स्टेज जब आएगी तब हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत होगी, ये बताना है। पर ये चीज तो हमें पता ही नहीं। अब जब ये चीज नहीं पता है तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसे ये भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं हम, पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हम क्या कह रहे थे, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन nth स्टेज। मतलब nth स्टेज में अगर आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालने हैं, कोई भी स्टेज आपको दे दिया जाए, नंबर ऑफ कितनी मैचेस की तीलियां जरूरत होंगी ये निकालनी है, तो आप उसके लिए एक लीनियर इक्वेशन टाइप में बना दीजिए, कुछ ऐसा इक्वेशन बना दीजिए कि हम आसानी से वैल्यू रख के निकाल सके। और यही चीज को हम ले जाके इस क्वेश्चन में भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी खाली पड़ा। तो चलिए हम कुछ पार्ट नंबर 3 के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम देख रहे थे होता क्या है। 6 फर्स्ट स्टेज जब चल रही थी तब हमें 6 मैक्स स्टिक की जरूरत थी, ठीक है। सेकंड चल रही थी तो क्या था, मैंने कहा था इसमें 5 और ऐड हो रहा, ठीक है। 5 और ऐड हो रहा, और एक तो कॉमन ही थी, इसमें 5 ऐड हो जाता है, मतलब ये 11 मैच स्टिक की जरूरत थी। इसे हम कुछ इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि एक तो हमेशा कॉमन ही रहती है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि हर स्टेज में 5 जो है, 5 माचिस की तीलियां जरूरत होती हैं, और एक जो माचिस की तीली है वो हमेशा कॉमन रहती है। मतलब अगली स्टेज में 5 का डबल हो जाना चाहिए। यहाँ 5 का अगर डबल कर दें और उसमें +1 कर दें, तो क्या 11 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसी तरह स्टेज थर्ड में देखा जाए, स्टेज थर्ड में 5 का ट्रिपल कर दिया जाए, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसमें +1 कर दिया जाए, 5 3 जो 15 और 1 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और देखेंगे तो स्टेज 3 में 16 की ही तो जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा, ठीक है। इस वजह से हमें एक पैटर्न आसानी से मिल गया। पैटर्न क्या मिल रहा है, यहाँ पर वेरिएबल चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर इनटू में 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3। तो इसे हम वेरिएबल के फॉर्म में रख सकते हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, फॉर nth स्टेज, फॉर nth स्टेज, nth स्टेज के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे इस तरह लिख सकते हैं, 5n, ठीक है, +1,
एन जिसमें हमारा क्या रहेगा, तो एन हमारा नेचुरल नंबर रहेगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, क्योंकि एन को जीरो नहीं रख सकते, ना भी माइनस में रख सकते हैं। एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, एन इज नेचुरल नंबर, इतनी सी बात पूरी हो गई। अब हम चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 4, फोर पार्ट से पहले एक चीज बाकी रह गई हमारा, ये जो हमने निकाला nth स्टेज के लिए, यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए 5n+1। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे थे, हाउ many मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन 15th स्टेज, मतलब 15वीं स्टेज पर पहुंचेंगे तो कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होगी। 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, nth स्टेज के लिए हमें दिया गया था, अभी निकाला है 5n+1 होता है। तो 15th स्टेज के लिए क्या लिखेंगे, n बराबर हम बस 15 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। n बराबर जैसे ना आप 15 रखेंगे, n की जगह 15 लिख देंगे, प्लस में 1 लिख देंगे, निकालना आसान होगा। क्या निकालना आसान होगा, 15 5 जा 75 हो जाए, 75 और प्लस में 1 ऐड करेंगे तो ये 76, यही हमारा आंसर। ठीक है, आसान सा है नहीं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ 5 में कह रहे हैं, कैन 200 मैच स्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि जब 200 आप माचिस की तीलियां इस्तेमाल करेंगे तो किस स्टेज पर होंगे। अगर आप 200 माचिस की तीलियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी स्टेज पर होंगे ये बताना, और अगर कि जिस स्टेज पर होंगे तो उसे जस्टिफाई भी करना, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि सही है। तो हम 5 नंबर पार्ट के लिए क्या करते हैं, हमने कहा मैच स्टिक कितनी चाहिए, तो मैच स्टिक चाहिए यहाँ पर, इन्होंने बता दिया 200, पहले ही मैचेस की तीलियों की संख्या बता दी है 200। ठीक है, तो हमने 200 के इक्वल टू में रख दिया nth स्टेज के लिए, जो फॉर्मूला अभी हमने खुद बनाया, 5n+1। यहाँ से n हमारा क्या था, ये n इज द नेचुरल नंबर, और n यहाँ पर स्टेज भी था, n का मतलब था स्टेज, जिस स्टेज पर हो उस वहां पर n की वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ 1 पर थे तो यहाँ पर इंटू में 1 रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। स्टेज 2 पर है तो n की जगह 2 रख दीजिए, स्टेज 3 पर है n की जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कौन सी स्टेज पर हम होंगे। तो 200 मैचस्टिक्स में से 200 में से 1 माइनस कर देंगे, और 5n माइनस करेंगे, 199 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 रहेगा, 5 इधर है तो उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, n लिखा रहेगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे, 199 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा आंसर, पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू आएगी 39.8 के आसपास। ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। अब देखिए 39.8 कोई नेचुरल नंबर तो दिख नहीं रहा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर तो कोई दिख ही नहीं रहा, कोई स्टेज ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा कि 30 स्टेज पर है, 40 स्टेज पर है, तो ये कोई नेचुरल नंबर दिख नहीं रहा। और मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि स्टेज नंबर मस्ट बी नेचुरल नंबर। स्टेज नंबर जो होनी चाहिए वो मस्ट भी नेचुरल होनी। स्टेज नंबर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे ही तो हो सकते हैं। अच्छा, जीरो स्टेज नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि जीरो मतलब कोई स्टेज ही नहीं। ठीक है, इस तरह नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो जब नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं आ रही है इनकी, तो हम कह सकते हैं बाई जो 200 मैचस्टिक का इस्तेमाल करके कोई भी हम स्टेज पैटर्न नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी गई 2 लाइन में। ठीक है, यहाँ तक हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। पांचों पॉइंट कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या होगा, यहाँ पर कह रहे थे पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ, ठीक है, और क्यू एक्स की वैल्यू दी गई। कह रहे टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, ऐसे हैं कि दोनों लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पास कर रहा है इस पॉइंट से, क्यू एक्स पास कर रहा है इस पॉइंट से, और पी एक्स और क्यू एक्स आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, बाकी की चीजें बाद में देखी जाएंगे। इतनी सी चीज अभी हमें जरूरत है पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ यही कह रहे हैं पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी, पी एक्स की और क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब ए बी इसमें निकालना होगा, इसमें सी और डी निकालना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे पूरा पी एक्स और क्यू एक्स। सेम उस तरह का क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, पर ये उतना लंबा नहीं जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए। कह रहे थे पी एक्स जो हमारा दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 को देखिएगा। पी एक्स हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। कह रहे हैं ये पास कर रहा है पॉइंट से, कौन कौन से पॉइंट से, तो 2,3 से पास कर रहा है और 6,11 से पास कर रहा है। पहले लिखेंगे पासिंग थ्रू। अब देखिए पी एक्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि पी एक्स और क्यू एक्स एक फंक्शन होते हैं और वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी एक्स को आप वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे इस फॉर्म में भी आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये ऐसे समझिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये कहाँ से पढ़ रहा है, पासिंग थ्रू पहला पॉइंट 2,3। ठीक है, अभी 2,3 के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी बाद में दूसरे पॉइंट के बारे में। यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू रख देना है, बस वाई की जगह 3 रख देना है और एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2a हो जाएगा प्लस बी। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। 1 पहले कह चुके हैं, इसको 2 का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह देंगे, फिर किससे पास कर रहा था, पासिंग इक्वेशन 1 पास कर रही, पासिंग इक्वेशन 1 किससे पास कर रहे थे, थ्रू थ्रू कौन से पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट है हमारा 6,11। 6,11 है, इसके लिए ये एक्स बन जाएगा, अब ये वाई बन जाएगा। तो वाई की जगह 11 रख दीजिए, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 6x+3। ये पॉइंट्स हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, ये पॉइंट ले जाकर हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इसी तरह मैंने ये पॉइंट ले जाकर इसमें भी 1 में ही रखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बन गई एक और इक्वेशन, 11 = 6x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हमें ये इक्वेशन नंबर 3 भी मिल गई। अब हम इसके बाद ए और बी की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। सॉरी, 6x नहीं होगा, x की जगह तो हमने वैल्यू रखी है, ए होगा। यहाँ पर हमने x की जगह वैल्यू रखी है, x की जगह मैंने वैल्यू रख दी है 6। तो x की जगह 6 वैल्यू रख दी, तो नंबर हमेशा आगे लिखा जाता है, तो 6 को आगे लिख दिया, a को पीछे लिख दिया। आगे पीछे लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और 3 का इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से हम कहते हैं माइनस कर लो। क्या माइनस कर लो, इक्वेशन 2 माइनस कर लो। इक्वेशन 3 क्या है, 11 6a+b, और उसमें माइनस करेंगे 3 2a+b। माइनस करते हैं, माइनस का साइन, माइनस का साइन और माइनस का साइन। बी से बी गया, बचा क्या, 11 में से 3 जाएगा, तो 3 सब्ट्रैक्ट जैसे न करेंगे 8 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, 4 ए आ जाएगा। 8 यहाँ पर है, 4 यहाँ, 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 8। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, पहला ये आ गया ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आते ही हम उठा के रख देंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। 2 में उठा के रख दीजिए, 3 एज इट इज रहेगा, ए की जगह 2 रख देंगे, प्लस बी। 3 एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 4 आ जाएगा, प्लस में बी आ जाएगा। b = 3 - 4। बी बराबर हमारा क्या आएगा, 3 - 4 माइनस का 1 आ जाएगा। बी की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है,
इतना सा समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना था, हमें निकालनी थी ए और बी की। देखिए वैल्यूज निकल आई हैं, तो हम ए और बी की वैल्यूज से क्या निकाल सकते हैं, हम पी एक्स को निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू अगर हम ले जाके इसमें रख दें तो हम पी एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए भी हमें पता चल गया, बी भी पता चल गया। ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे, हमें पी एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम अगले पॉइंट में लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पी एक्स में ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम कितना, 2, ठीक है, और बी की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये ए की वैल्यू ले जाके पुट कर दी और बी की वैल्यू ले जाके इसी में पुट कर दी, ठीक है। आगे ये हमारा ये पहला आंसर आ गया, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स ही निकालने को कह रहे थे, तो पहला आंसर हमारा आ गया, पी एक्स निकाल लिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि हम क्यू एक्स निकालना है, लेकिन क्यू एक्स निकालने के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं कि हम पहले सेकंड पार्ट से नहीं देखेंगे, हम पहले थर्ड पार्ट को देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा था कि पी एक्स और क्यू एक्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, आपस में पैरेलल है। थर्ड पार्ट से इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा था कि पी एक्स और जो क्यू एक्स है हमारा, वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है तो मैंने बताया था, जैसे y बराबर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जो a होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्लोप। और स्लोप हमेशा दो लाइन का इक्वल होगा। जैसे y बराबर ए एक्स प्लस बी है और एक है y बराबर सी एक्स प्लस डी, तो इसका c जो है ये स्लोप सेम होगा, ए सी के सेम होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई है कि अगर कोई भी लाइन आपस में पैरेलल होगी तो उसके स्लोप इक्वल होना जरूरी हो। और यही बात यहाँ पर कह रहे थे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो चलते हैं लीनियर इक्वेशन क्या दी है ये देखते हैं पहले। हमारा पी एक्स हम निकाल चुके हैं, पी एक्स क्या है, तो पी एक्स है हमारा 2x-1, ठीक है। और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्यू एक्स, तो क्यू एक्स है हमारा, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हमें ये भी पता है कि पी एक्स और क्यू एक्स अगर पैरेलल हैं, पी एक्स और क्यू एक्स अगर आपस में पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो इसका स्लोप है, ये स्लोप और ये स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि c इक्वल टू 2 ही होगा। c जो है इसका ये 2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स आपस में पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में ही बात दी गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्यू एक्स की जगह हम c में 2 को पुट कर सकते हैं और सी एक्स प्लस डी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना रह जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ डी को निकालना है। अब क्यू एक्स को किस तरह लिखा जा सकता है, तो क्यू एक्स को आप जानते हैं इस तरह लिखा जा सकता है, वाई के फॉर्म में, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में कह रहे थे ये जो क्यू एक्स है ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 4, -1 से। ये अब पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर काम आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 से क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि वो पॉइंट नंबर 2 से कि ये पास कर रहा है 4, -1 से। कह रहे हैं क्यू एक्स पासिंग थ्रू 4, -1, ठीक है। 4, -1 से हमारे पास करा मतलब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये हम ले जाकर क्यू एक्स में पुट कर देंगे। क्यू एक्स क्या है, तो अभी हमने निकाला है, चाहे ये देखिए और ये देखिए, क्योंकि y में y चाहिए तो इसलिए हम इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, इसमें ले जाकर पुट कर देते हैं। तो x की जगह हमें -1 पुट करना है, 4 पुट करना है, y की जगह -1, y की जगह हमने -1 पुट कर दिया और x की जगह 4, 2 × 4 प्लस डी, -1 एज इट इज रहेगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस डी, यहाँ डी करना था।
अब क्या होगा, तो 8 जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, डी एज इट इज लिख दिया जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा 8 है, आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो -9 हमारा आंसर आ गया, डी निकल आया। और डी की ही हमें जरूरत थी, इस इक्वेशन में देखेंगे तो ए हमारा पहले से है और हमें डी की जरूरत थी। ये इक्वेशन ये हमारी, इस इक्वेशन के हिसाब से कौन सी इक्वेशन ये बना दी जाए, तो इक्वेशन 3 हो चुकी है, इससे इक्वेशन 4 पे आ देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 के हिसाब से हमें डी की ही जरूरत थी, हमें ए तो पहले ही इसका मिल चुका था, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में ले जाकर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्यू एक्स इक्वल टू 2x, और डी की जगह रख देते हैं माइनस का 9। ये हमें आ गया हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्यू एक्स निकल आया, इस पॉइंट में देखिए क्यू एक्स निकल आया है, और ऊपर हमने पी एक्स निकाल दिया था। क्वेश्चन पूरा एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पी एक्स निकाला है, यहाँ पर नीचे क्यू एक्स निकाल दिया। लैंडस्केप मोड में देखेंगे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन दिखाई देगा। क्यू एक्स और पी एक्स दोनों आसानी से निकल आए हैं, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि एक चीज तो देखिए रहेगी, पी एक्स और क्यू एक्स तो हमने निकाल लिया, पी एक्स और क्यू एक्स तो निकाल लिया गया, लेकिन एक चीज यहाँ पर रह गई है, हमने कह रहे हैं आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एक्स एक्सिस। ये जो लाइंस है एक्स एक्सिस पर जहां मिलेंगी उन कोऑर्डिनेट्स को बताना है। ठीक है, ये एक चीज रह गई थी, तो इसको भी हम करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट चलिए निकाल लेते हैं, आसान सा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कह रहे हैं एक्स एक्सिस को सिर्फ के बारे में निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में ही ये थी, पॉइंट नंबर 3 में ही ये बात है। करेक्ट, लिख देंगे व्हेन पी एक्स, पहले पी एक्स के लिए कर लेते हैं, पी एक्स मीट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, पी एस एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो क्या होगा, वाई बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, इतना सा हो गया। उठा के रख देते हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स इक्वल टू हमने अभी निकाला है, ये देखिए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू हमारा है 2x - 1, और पी एक्स की जगह हम वाई लिख सकते हैं 2x - 1, वाई की जगह हम 0 रखेंगे, 2x - 1, और 1 माइनस का उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में जाएगा तो वाई में 2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इतना सा ये हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू हमें पता है कि जब एक्स एक्सिस होता है तो वाई 0 होता है, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट हमारे आ गए हैं, क्या आ गए हैं, तो एक्स की जगह आ गया 1/2, और वाई की जगह आ गया 0। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, व्हेन क्यू एक्स, पी एक्स की बात हो गई, अब क्यू एक्स जो है ये मीट करेगा किस पॉइंट को, एक्स एक्सिस को, मीट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, इसे कर देते हैं, मीट करेगा एक्स एक्सिस में, तो क्या होगा, y बराबर 0, हमें पता है जब भी एक्स एक्सिस को मीट करता है कोई भी लाइन तो y बराबर 0 होता है, पहले ही पता है। क्यू एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, तो क्यू एक्स हमें दिया गया है, क्यू एक्स इक्वल टू अभी निकाला है यहाँ पर, ये देखिए क्यू एक्स इक्वल टू 2x - 9। ठीक है, और क्यू एक्स की जगह y लिख सकते हैं, क्यू एक्स हमारा फंक्शन है, उसकी जगह y लिखा जा सकता है, 2x - 9, वाई की जगह 0 रख दीजिए, एक्स की जगह कुछ नहीं रखा जाएगा, एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, -9, 9 को उस तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में होगा, उधर जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/2, माइनस का 9/2। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक्स पर आ रहा है -9/2, और वाई पर आ रहा है 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज बाकी रह गई थी, तो ये दोनों चीज कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कुछ लोगों के लिए जब थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑल द लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म के जितने भी लीनियर फंक्शंस बनेंगे वो ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। ये भी कह रहे हैं फंक्शंस जो है ए जो है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। ए की जगह वन रख सकते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो से नीचे नहीं, जीरो या इससे नीचे के नंबर्स को नहीं रख सकते, ठीक है। हैव कॉमन, सब में जो कॉमन दिखेगा, ऑल जो फंक्शंस होंगे लीनियर फंक्शंस बनेंगे उसमें क्या ऐसी कोई चीज कॉमन दिखेगी वो हमें बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। कह रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, एक ऐसा हमें फंक्शन दे दिया है, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही है, कुछ अंतर नहीं है। हमने कहा ठीक है। यहाँ पर एक बात और दे दी, कहा कि ए जो है ऑलवेज जो है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए कभी भी आप ना निगेटिव रखेंगे ना जीरो रखेंगे, ना जीरो ना निगेटिव में कुछ, हमेशा वन से शुरू करिए, नेचुरल नंबर रखिए, वन टू थ्री कुछ भी रखिए, या फिर आप रेशनल भी रख सकते हैं, वन बाई टू रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, वन बाई टू भी चलेगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक। इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। तो कैसे फंक्शन इसमें बन सकते हैं, मैंने कहा मैं रख देता हूँ, ए की जगह क्या रख देते हैं, तो ए की जगह वन रख देते हैं। अभी ए की जगह से वन रखेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, और यहाँ पर वन, इनटू में है यहाँ पर वन। फिर का हमने कहा ए की जगह टू रख देते हैं, टू रखने पर क्या होगा, टू रखने पर टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। फिर कहा हमने ए की जगह हम थ्री रख देते हैं, ए की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सीरीज ऑफ फंक्शंस चलते जाएंगे, ये पहला फंक्शन बन गया, ये देखो दूसरा टाइप का फंक्शन बन गया, तीसरा टाइप का फंक्शन बन गया, ऐसे फंक्शन बनते चले जाएंगे, उससे कोई हमें मतलब भी नहीं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी सबको। अब हमें क्या क्या करना है, इसमें कॉमन चीज ढूंढनी है कि कॉमन चीज क्या क्या है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है ये यहाँ पर ढूंढ के बताना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हमारा इस तरफ है, उस तरफ से समझा रहे थे, ए एक्स प्लस ए, ये हमारा दिया है। ये जो है हमारा ये होता है स्लोप, और ये होता है वाई इंटरसेप्ट। ये बात सबको पता है, पहले भी बताई जा चुकी है, वो ये है हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है। हियर यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, स्लोप जो है वाई इंटरसेप्ट के इक्वल आ रहा है, पहली चीज ये कॉमन, अरे ये दिया ही है कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन तो हमें इन दोनों के बीच निकालना, इन दोनों के बीच क्या बराबर, तो स्लोप और इंटरसेप्ट इक्वल है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्लोप ए जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। स्लोप ए जो है, यहाँ पर देखिए वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, हमारा जो स्लोप आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नंबर किसी में नहीं, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर होते हैं तो वो लीनियर ग्रोथ को शो करते हैं, तो स्लोप जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और लीनियर ग्रोथ को शो करेगा। ऑलवेज स्लोप जो होगा हमारा, वो चाहे जो फंक्शन ले लीजिए, पहला फंक्शन दूसरा तीसरा, तीनों में देखेंगे तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, स्लोप हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट जो कॉमन दिख रहा है वो हमने बताया कि पूछ रहे थे कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमने कहा कि सभी के स्लोप के जो स्लोप हैं वो हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं सभी फंक्शन में, तो हमने यहाँ लिख दे पॉजिटिव स्लोप फॉर ऑल लीनियर फंक्शंस। जितने भी लीनियर फंक्शंस हम चाहे बना ले, वन रख के बना ले, टू रख के बना ले, थ्री रख के बना ले, सभी के स्लोप हमें पॉजिटिव दिखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिख रहा है कि जो ये हमारा इंटरसेप्ट है, जो वाई पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव साइड ही होगा। यहाँ पर देखिए वन आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है, यहाँ पर थ्री आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव साइड वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा एक्सेस ये बनता है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई पर काटा जाता है, जो वाई पर जो पार्ट काटा जाएगा उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स एक्स डैश होगा, वाई वाई डैश होगा, वाई डैश यहाँ पर सब निगेटिव के होते हैं, तो ये पार्ट कभी नहीं आएगा, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर y का निगेटिव पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, कभी भी लाइन जो भी चाहे लाइन खींची जाए, जो भी फंक्शन से लाइन बनाई जाए, चाहे फर्स्ट से बना लीजिए, सेकंड से, इससे बनाइए, इससे बनाइए या इससे बनाइए, हमेशा जो लाइन बनेगी ये ऊपर से ही जाएगी, ये ऊपर से ही इस तरह जाएंगी, चाहे जहां से जाए ऊपर से जाए, चाहे जहां से जाए,
लेकिन ये हमेशा ये जीरो ना ही टच करेगी, ना ओरिजिन टच करेगी, ना ओरिजिन से नीचे जाएगी। ठीक है, वाई का कोई भी निगेटिव पार्ट को ये नहीं टच करेगी, हमेशा पॉजिटिव पार्ट में ही रहेगी। वाई के पॉजिटिव पार्ट में ही कट करके जाती जाएगी, चाहे जो बना लीजिए, फर्स्ट वाले से बना लीजिए, सेकंड वाले से बना लीजिए, या थर्ड वाले से। सब अलग अलग स्लोप हो सकता है, क्योंकि स्लोप तो यहाँ पर अलग है, ये देखिए यहाँ पर 1 है स्लोप, इसका 2 है, यहाँ पर 3 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सब पॉजिटिव साइड में ही रहेंगी वाई के नेगेटिव साइड को कोई भी यहाँ ऐसे कोई भी लाइन नहीं जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इतनी सी भी यहाँ पर देखिए बात हो गई है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैंने क्या दिया है, ऑल लीनियर फंक्शंस, जितने भी लीनियर पर्सन है ये पास कर रहे हैं थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। चाहे ये फर्स्ट वाला लीनियर पर्सन, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ बना लेते हैं, 5 6 7 8 9 10, जितने लीनियर फंक्शन बना लेते हैं सबके सारे लीनियर फंक्शन वाई के पॉजिटिव साइड से ही जाएंगे। अब उसके बाद एक पॉइंट और जो हमें कॉमन दिखना चाहिए तीनों सभी तरह के फंक्शंस में, वो क्या दिखना चाहिए, हमारा जो फंक्शन था मीन, वो इस फॉर्म में था। ठीक है, वो इस फॉर्म में है। इस फंक्शन से हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। इसी में कॉमन चीज ढूंढने को कह रहे थे। हमने एक फंक्शन, लेट से हमने सेकंड वाला ले लिया, टू रख दिया एक ही जगह, ये एक फंक्शन बन गया। एक हमने ये फंक्शन बना लिए, यहाँ पर 3 रख देते हैं, 3x+3 हो गया। ठीक है, ये दो फंक्शन बना लिए इसी फंक्शन से, एक ही जगह बस वैल्यूज रखनी है, पॉजिटिव रखनी थी तो पॉजिटिव रखें। अब हम कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर y की जगह 0 रख दें। अब सब लोग आप लोग सोचेंगे y तो है ही नहीं, तो fx को y ही तो लिख सकते हैं, यहाँ भी fx को y लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को y = 2x+2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी y = 3x+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब y की जगह जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x+2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, और 2x ऐसे ही रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा तो x = हमारा आ जाएगा माइनस का 2x/2, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, x = -1। ये आ गया हमारा पहला। इसी तरह y में यहाँ पर भी अगर हम 0 रख दें, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि हम y में 0 रख देते हैं, तो क्या होगा, 0 रख देंगे, 3x+3 रहेगा हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, x रहेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा, तो x = यहाँ पर फिर कह सकते हैं -1। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। देखा जाए तो दोनों जगह कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x की जगह हमने क्या रखा था, x की जगह -1 आया और y की जगह 0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आया, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x की जगह -1 आया है और y की जगह 0 आया है। मतलब ये बात समझ में आती है कि चाहे जो फंक्शन आप बना लीजिए, कोई भी फंक्शन आप बना लीजिए, वो एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से होकर जरूर जाएगी, वो जो लाइन जाएगी एक कॉमन पॉइंट से होकर जरूर जाएगी, वो है x = -1 और y = 0। मतलब इस पॉइंट से होकर वो लाइन जरूर जाएगी, तिरछी जाए चाहे जैसी जाए, वो x = -1 से होकर जरूर जाएगी, इस पॉइंट से होकर जरूर जाएगी। ठीक है, कई सारी लाइन बने चाहे जैसी जाए, लेकिन -1 से होकर जरूर जाएंगी। तो यहाँ पर एक और कॉमन पॉइंट हमें मिल गया सभी फंक्शंस के बीच में, कि ये जो पॉइंट होगा -1, 0, ये सभी का एक कॉमन पॉइंट होगा। सभी फंक्शंस चाहे जितने भी लीनियर फंक्शन बना दिए ये सभी का एक कॉमन पॉइंट होगा -1, 0। इसी बात को लिख देते हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट हमने लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए गए। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट लिख दिया, ऑल द लीनियर फंक्शंस हैव द सेम हैव कॉमन पॉइंट है, सेम कॉमन पॉइंट है, वो क्या होगा, 1 -1, 0। ठीक है, -1, 0 जो है ये कॉमन पॉइंट होगा सभी तरह के लीनियर फंक्शंस, इन तीनों तरह के लीनियर फंक्शंस में सभी तरह का लीनियर फंक्शन का एक कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट सब में कॉमन थे। ठीक है, इतना चीज हो गया है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। समरी जो है उसके लिए मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है, उसे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। अब मिलेंगे हम आपको चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, इसमें जो भी कुछ नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा।